हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। आयंस का फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सारा कुछ जो है केमिस्ट्री का ये बेसिक चैप्टर है। सारा कुछ इसी से इंटरलिंक्ड होता है। मैंने इस वीडियो में एक बच्चे का मैसेज कन्वे किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी मैटर जो है जब उसको डिवाइड करते जाएंगे तो जो अल्टीमेट पार्ट हमको मिलेगा वो मिलता है एटम्स। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया एटम्स के बारे में। ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और उनको हम लोग एटम्स कहते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अगर दो एटम आपस में मिलेगा, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिलेंगे, अगर एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। The material which are made up of same kinds of particles, that is has the same atoms or molecules, are called pure substance। वैसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, चाहे एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड। एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है। जैसे ये डायग्राम है एक एलिमेंट का, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? एक्चुअली एटम्स है। ये शो कर रहा है कि यह छोटा जो पार्टिकल है ये एक एटम है, और ये सारा एलिमेंट देखिए ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, यानी एटम से मिलके बना है। तो ये क्या होगा? एलिमेंट होगा। एटम्स इन अ मैटर। मैटर में जो एटम होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस विच कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले जानेंगे जो एटम होता है, जो बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, जब उसको हम लोग इन लार्ज वे में देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा। सेंटर में जो है उसके वो पॉजिटिवली सेंटर होता है। इसके सेंटर जो होता है एटम का वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इस सेंटर में क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये कार्बन एटम का है। कार्बन एटम के एक एटम को हम लोग जब देख रहे हैं अंदर, तो देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके सेंटर में प्रेजेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, बाहर सेंटर से बाहर रोटेट करते रहते हैं। जस्ट हम कह सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम की तरह कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के, ये एक सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसके चारों तरफ रोटेट करता है। The electron which are present outside the nucleus revolve around the nucleus in a definite circular path। और ये जो सर्कुलर पाथ होता है इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, चाहे शेल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, और उस सर्कुलर पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? उस सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, नहीं तो शेल कहते हैं। एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हमको 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। पहला प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये जो रेड कलर का बॉल है वो न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, और यहाँ जो ब्लू कलर का पॉजिटिव बॉल है वो प्रोटॉन को शो कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट पाथ में रोटेट करता है, और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके जो है सेंटर में रहता है, और दोनों मिलके न्यूक्लियस बनाता है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। चूंकि
न्यूट्रॉन्स का चार्ज होता नहीं और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस का भी चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं यानी मूव करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जितने भी जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें अगर हम देखेंगे कि ये रेड बॉल जो होता है वो प्रोटॉन्स बता रहा है, यानी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसके न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव यानी 3 प्रोटॉन्स है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, यानी Z इज इक्वल टू 3 कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अगर मान लेते हैं कि कार्बन है, कार्बन एक मैटर है, कार्बन में जो है मान लेते हैं 50 एटम्स हैं, हम एक कार्बन लिए जिसमें 50 एटम्स है, तो हर एक एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। यानी कार्बन एटम का जितना भी एटम्स होगा जहां भी मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे ऑक्सीजन है, मेरे एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे इस क्लासरूम के एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन में जितने ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर इस एयर के ऑक्सीजन का है, वही एटॉमिक नंबर जो है आपके घर के भी ऑक्सीजन का है। यानी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। फॉर ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम यानी ऐसा एटम जिसमें चार्जेस नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी फॉर अ न्यूट्रल एटम Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा। फॉर अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होगा। अगर हम कहते हैं कार्बन एक न्यूट्रल एटम है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इससे यानी एटॉमिक नंबर 6 यानी Z इज इक्वल टू 6 है, इससे हमको 2 बात पता चलती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमने जाना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। द एटॉमिक नंबर इज कंसीडर्ड द क्वाइट इंपॉर्टेंट एज इट डिस्टिंग्विशेस वन एलिमेंट फ्रॉम द अनदर। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो दोनों के एटम्स जो है अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है, और हीलियम के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं है कि 2 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। The atomic number of oxygen is 8 and the carbon is 6. जितने तरह के एलिमेंट्स होंगे उतने तरह के उनके एटॉमिक नंबर्स होंगे। कोई 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 2 है और हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 है, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2। उसी तरह से ऑक्सीजन का 8 है, कार्बन का 6 है। ऐसा दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो कार्बन के अलावा। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब जब हम लोगों ने जाना कि एक एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है,
तो ये डिस्कवरी होने लगी कि आखिर ये तीनों कैसे रहते हैं, मतलब कि ये कहाँ रहते हैं, किस तरह से ये कंस्टिट्यूट करते हैं एक एटम को। तो सबसे पहला जो है, बहुत लोगों ने अपना अपना जो है मत रखा, लेकिन सबसे पहले लीन बॉर्न ने जो है 1913 में एक मॉडल बनाया जो एटम का मॉडल था। ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का मॉडिफिकेशन था, यानी उसको कुछ चेंज किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। तो नील बॉर्न के कंसेप्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। सबसे पहला इन्होंने कहा क्या कि एटम के जो सेंटर में है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये जो हम लोग समझ चुके हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में जो है, सेंटर जो होता है एटम का, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और उस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रल चार्ज, जिनमें चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन होगा, ये ग्रीन वाला बॉल जो है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। और ये सब मिलके क्या बनाता है बच्चों, न्यूक्लियस बनाता है। इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द outer side of the nucleus revolve around the nucleus in a definite circular path called orbit or shell। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं, ये एक पाथ में मूव करते हैं, और इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं चाहे शेल कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसमें दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और उस सर्कुलर पाथ को हम लोग शेल कहते हैं। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल KLMN एक्सेट्रा और बाय द नंबर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। यानी जो शेल होता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो शेल होता है वो उसका नंबरिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्बिट रहता है और उसी में उस एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। नहीं, वो लगातार ऑर्बिट बनते जाता है। जिस एटम में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें ऑर्बिट्स उतनी ज्यादा होगी। तो इस पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में, इस तरह से होता है। ऐसे समझो बच्चों कि आपके घर में रूम है, इस तरह से रूम है गेस्ट के रखने के लिए। अगर मान लेते हैं कि 2 गेस्ट आए, तो एक रूम में जो है 2 आदमी को सुला दिए, एडजस्ट हो गया। अगर मान लेते हैं 5 लोग आए, तो पहले रूम में तो 2 सो गए और बाकी 3 जो है दूसरे रूम में सो गए। तो इस तरह से ऐसा थोड़ी है कि जितने गेस्ट आएंगे सबको एक सिंगल रूम में जो है सुला देंगे। अगर आपके जो है 16 गेस्ट आए तो उसको उस अनुसार सुलाएंगे, पहले रूम में 2, दूसरे रूम में मान लेते हैं बड़ा जगह 8 सुला दिए, फिर तीसरे रूम में 6 सुला दिए। इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो उसी तरह से एटम्स में भी जो है इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होते हैं। पहले ऑर्बिट में कुछ आएंगे, फिर दूसरे ऑर्बिट में आएंगे, फिर तीसरे ऑर्बिट में आएंगे, फिर चौथे ऑर्बिट में अगर जरूरत होगा तो आएंगे, उससे ज्यादा जरूरत हो 5वें ऑर्बिट में भी आएंगे। Each orbit can accommodate not more than a fixed number of electron। ये एक रूल दिया गया है कि इस ऑर्बिट में भाई पहले ऑर्बिट में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में जो है 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। ये रूल दिया गया है, ये रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो हर एक ऑर्बिट का फिक्स नंबर दिया गया है कि अगर पहला ऑर्बिट है तो इतने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे, यानी सपोज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे। दूसरा ऑर्बिट है तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे। तीसरा ऑर्बिट है तो 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे। हर एक का ऑर्बिट दिया गया। अगर मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रहते तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 8। The electrons moving in the same orbit
will not lose or gain energy। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन न ही एनर्जी रिलीज करेगा और न ही एनर्जी लॉस करेगा। ये एनर्जी रिलीज और लॉस तब करेगा जब ये अपने ऑर्बिट से हटेगा। The electron will jump from lower energy to higher energy on gaining the external energy। ये क्लियर है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जंप करके ये दूसरे शेल में चल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये तभी जाएगा जब वो एनर्जी गेन करेगा। कहीं बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तभी ये हायर एनर्जी लेवल में यानी दूसरे सेल से तीसरे सेल में चल जाएगा। जैसे आप लोग एग्जाम में बहुत मेहनत करोगे तभी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल जाओगे, तो इस वही बात इसमें भी है कि इसमें जब तक एनर्जी आएगा नहीं तब तक ये फॉल नहीं करेगा दूसरे शेल में। ऑन जंपिंग द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो इस सेल में चला गया यानी हाईएस्ट एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, और एनर्जी गेन लूज करेगा तो हायर से लोअर लेवल। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एन एनर्जी शेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर परमिटेड टू बी असाइंड टू एन एनर्जी शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ दैट शेल। इसका मतलब कि शेल का जो है कैपेसिटी क्या है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर शेल में रहते हैं, वही जो है शेल उसकी कैपेसिटी बताता है। और ये कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर रूल से। यहाँ 2n स्क्वायर रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, समझेंगे। यहाँ n है नंबर ऑफ शेल। हम लोग जानते हैं किसी भी एटम का जो पहला शेल है, ये पहला शेल है, इसको k कहेंगे। जो दूसरा सेल है L कहेंगे। K पहला सेल है, L दूसरा सेल है। इसी तरह से M, N, O आगे भी शेल होंगे। तो K शेल यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ N के जगह पे 1 लिखे क्योंकि पहला सेल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम लिमिट जो है 2 इलेक्ट्रॉन का है पहले सेल में। L जो है दूसरा शेल है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। M जो है तीसरा है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 16 2 जा 32। इस तरह से जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यानी किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n स्क्वायर रूल से दिया जाता है। जैसे 2n स्क्वायर, अगर पहला सेल में कैलकुलेट करना है कितना, तो 2, n के जगह पे 1 लिखेंगे तो ये फर्स्ट सेल के बारे में बताएगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 into 1 2। अगर दूसरे सेल के बारे में लिखेंगे तो 2 और n के जगह पे 2 लिख देंगे सेकंड सेल, तो ये हो जाएगा 4 और 2 8 हो जाएगा। इस तरह से जो है रूल दिए गए हैं। क्लियर हो गया 2n स्क्वायर रूल। Maximum number of electron that can be accumulated in the outer shell is 8। outer shell में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का देखेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में 8, तीसरे में 7, ठीक है, इसमें 2 8 8, ठीक है, इसमें 2 8 8 1। थर्ड सेल में जो है वो तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर पोटाशियम का अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते 2 8, पोटाशियम का होता है 19 2 8 9, तो क्या होता बच्चों, पोटाशियम का 19 होता है तो 2 8 9। तो ये सही है क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 18, तो लिखे तो 8 9 ही है। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि अगर लास्ट ऑर्बिट होगा तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा।
तो होगा क्या, 2881 होगा। द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन of energy depend upon the energy of the shell. The electron first occupy the lowest energy shell and then move to the higher energy level। यानी कहने का मतलब कि पहले K शेल को भरेंगे, फिर L को, फिर M को, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर भरेंगे। और चौथा कंडीशन क्या है बच्चों, चौथा कंडीशन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सेकेंड लास्ट शेल होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे। तो मेरे 3 रूल हो गए। पहला 2n² रूल, इससे किसी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इससे पता करेंगे। दूसरा रूल हो गया कि अगर लास्ट शेल होगा तो 8 से ज्यादा नहीं होगा। और तीसरा रूल हो गया अगर सेकेंड लास्ट होगा तो 18 से ज्यादा नहीं होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H है और एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे कि L N इस तरह से सेल होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पहले शेल में, क्योंकि पहला शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम में पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे और तीसरे शेल का मतलब ही नहीं है। लिथियम में क्या होगा, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1। अब कहोगे सर दूसरे शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आप 1 ही लिखे, क्योंकि हीलियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर वैसे समझो कि तुम्हारे घर में रूम है, पहले रूम में 2 आदमी सो सकते हैं, दूसरे रूम में 8 आदमी, और 3 आदमी आएंगे तो क्या करोगे, पहले में 2 को सुला दोगे और एक जो बचेगा फिर ये 8 वाले में सोएगा, तो एक ही ना सोएगा। बेरिलियम में ये 2 बोरॉन में 2 क्योंकि L में 8 आ सकता है। तो देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, हीलियम में पहले ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में केवल एक ही शेल होता है। लिथियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। क्लियर है बच्चों। अब कार्बन का क्या हुआ, K में 2 तो बचा 4, L में 4 हो जाएगा। K में 2 तो बचा 5, L में 5 हो जाएगा। 2 6 2 7 2 8। क्लियर हो गया। कार्बन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4, सब में 2 शेल है केवल बस। नाइट्रोजन में पहले में 2, दूसरे में 5। ऑक्सीजन में 2, पहले में 2, दूसरे में 6। फ्लोरीन में पहले में 2 और दूसरे में 7। नियॉन में पहले में 2 और दूसरे शेल में 8। इस तरह से सोडियम में K L M, K में कितना 2, L में 8 तो 10 हुआ, एक और बचा तो 1। 2 8 2 2 8 3, बिल्कुल इजी है। 2 8 4 2 8 5। इस तरह से पहले शेल में 2, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में 1। 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5, इस तरह से। उसके बाद सल्फर का 16 तो K में हो गया 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, K L M में तो 18 होता है, तो बचा कितना 6 हो गया। क्लोरीन में 2 8 7 हो गया। इसमें तो ऑक्यूपाई होगा 18, लेकिन जो है जितना बचेगा उतना ही ना लिखेंगे। आर्गन में 2 8 8, पोटाशियम में 2 8 9, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड रूल कहता है कि लास्ट ऑर्बिट में जो है
8 से ज्यादा नहीं रखना है, तो यहाँ 8 हो जाएगा और एक नया शेल बनेगा KLMN और उसमें हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। इसमें भी कैल्शियम में 2, 8, 10 नहीं लिखेंगे। 10 अगर यहाँ लिख देंगे तो पहले रूल के अनुसार तो सही है, क्योंकि M में तो 18 आ सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा दूसरे नियम के अनुसार। दूसरा नियम कहता है कि अगर लास्ट ऑर्बिट है तो 8 से ज्यादा नहीं, तो 8 लिख देंगे और उसके बाद 2 लिख देंगे, तो 10 और 10 20 हो गया। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करके बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको आएगा तभी आप आयंस के बारे में जानेंगे, तभी आप कंपाउंड बनाना सीखेंगे और तब जाके केमिकल रिएक्शन कर पाओगे। क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप केमिस्ट्री कुछ नहीं जानोगे। तो हायर क्लासेस में 9th में 10th में इसकी जरूरत होगी, इसीलिए अभी से हम लोग बेसिक कंसेप्ट बना के रखेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर इसके बाद बने बाहर वाले ऑर्बिट के बाद जो भी ब्लू वाला है इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर यानी जो है तुम्हारा एटम 2 टाइप का होता है, एक कोर होता है, एक वैलेंस होता है। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिसाइड करता है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अगर हम पीछे चले और कुछ और देखें, जैसे इसमें सल्फर में, तो ये 6 क्या है? सल्फर का 6 जो है लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 7। आर्गन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। पोटाशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। इसी तरह से और पीछे देखेंगे तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का वैलेंस 2, एल्युमिनियम का वैलेंस 3, सिलिकॉन का वैलेंस 4, फास्फोरस का वैलेंस 5। यानी लास्ट ऑर्बिट में जो भी नंबर हो वो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंस कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे तो वैलेंसी के बारे में बनाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग इस टॉपिक में जान के वैलेंसी जानेंगे। वैलेंसी के बाद हम लोग आयंस के बारे में जानेंगे और छोटा मोटा कंपाउंड लिखना जानेंगे। और उसके बाद थर्ड टॉपिक में हम लोग आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।